जितना जितना छपता गया उतना उतना मुझे खुशी भी होती गई और अंदर से और भी उभरते हुए सारे भाव लिखने को मेरे को समय भी मिल सका। बहुत मेरे को ऐसा लगा कि कुछ भी करके और अंदर का दुख का भाव तो मुझे निकालना ही है। अब दुख कोई बैठे बैठे तो निकलता नहीं और भी बढ़ता है। वो देवास का कार्यक्रम 12 साल का रहा। इस बीच मेरी शारीरिक अक्षमताएं और भी बढ़ती गई और उस खुशी के आगे मुझे इनकी तरफ देखने का मन नहीं हुआ। मेरे अगर दिन में मैं देवास में जाती हूँ तो मैं आधी रात तक लिखती भी रहती थी, क्योंकि अगर तुमने यही ध्यान रखा कि मेरी भलाई हो तो कुछ दिन में भगवान पीठ फेर देगा कि करते रहो अपनी भलाई। जब आप ये सोचोगे कि मेरे साथ साथ औरों की भी भलाई हो, मैं कुछ दे सकूं समाज को, तभी आपकी भलाई होगी। तो आपको इसी मार्ग को अपनाना चाहिए। You see, most people at the age of 60 or 70 start taking themselves out of their career. उनके करियर का एक फुल स्टॉप लगने लगता है उस एज तक। बट हमारी आज की गेस्ट मिस लतिका खानवलकर, she merely started her career. She merely started doing something for herself at the age of 70. She picked up a pen, she started teaching young students at school. उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज करा, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एडवेंचरस करा विच कैन इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल. Picking up pen at the age of 70 and writing a book each year consistently for 15 years is exceptional. Going to a school to teach children, to teach poor children for free in a different city और रोज अप डाउन करना at your own cost, this is exceptional. हमारी आज की गेस्ट लतिका मैम इतनी ही स्पेशल है. उनकी कहानी, उनके एक्सपीरियंसेस, उन्होंने जो करा वो क्यों करा, उनके पीछे का थॉट क्या था, इट्स रियली फिनोमिनल. बहुत कुछ सीखने जैसा है. What might have inspired a lady to pick up a pen at the age of 70 and start writing books, start teaching children at school? जब इतनी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल ऑब्स्टैकल्स सामने आते हैं उसके बाद भी. To find out, watch this podcast till the end and make sure you learn something from this. This was really exceptional. This was a story worth telling. Watch this till the end. Stay tuned. Latika ma'am, welcome on the second inning podcast. Welcome to you also. Okay. कैसा फील कर रही हैं आज आप? अच्छा? कैसी हैं आप? अच्छा. Okay. तो मेरी कोई कंप्लेंट ऐसी है जो जिंदगी भर के लिए है. Okay. पर अब उनको मैं बार बार याद करके और अपना रोज का काम क्यों खराब करूं. इसलिए मैं ये सोच के चलती हूँ कि अपने को जो कंप्लेंट्स है उसके बावजूद अपन थोड़ा काम कर रहे हैं. कोई तो बेचारे इतने लाचार हो जाते कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनसे हम अच्छी स्थिति में है. आपके शायद यही एटीट्यूड आपका जो है, यही शायद तक वो रीजन है जब आपने 70 की एज में आने के बाद किताबें लिखना स्टार्ट करी, कलम उठाया और हर साल एक किताब लिखी. तो मुझे आपसे एक बहुत ही अंदर से सवाल पूछना है कि 21 साल की उम्र के आसपास आपकी शादी हुई. 21 की एज से कितने साल के? 21, 20-21. हाँ, 58 में हुई है ना. तो वहां से 22 ईयर्स, राइट. 22 की एज से 70 की एज तक आप एक वाइफ, एक बहू, एक माँ, आपने ये सारे किरदार निभाए. 70 की एज में आने के बाद आपके अंदर का वो कौन सा विचार था जिसने आपको कलम उठाने के लिए प्रेरित किया, और वो कौन सा, वो करेज आपके अंदर कहाँ से आया, और ये थॉट कहाँ से आया जो आपको लगा कि अब आपको पेन उठाना चाहिए और बुक लिखना चाहिए, और उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा कैसे थी कि आपने हर साल एक किताब लिखी और पब्लिश कर दी. अभी तक आप 15 बुक्स लिख चुकी हैं और अपनी 16th बुक लिख रही हैं जो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, जैसा आपने अभी बताया. तो ये कहाँ से आया, क्या था ये? ऐसा हुआ कि लिखने का जज्बा तो मेरे पास पहले से था. मैं जब स्टूडेंट थी तब भी हम महिलाश्रम में पढ़ते थे. वहाँ एक साप्ताहिक निकलता था. तो उसकी संपादिका मेरी सहेली और मैं, ऐसे दोनों थे. तो हम तब लिखते ही थे. फिर कॉलेज में आने के बाद, कॉलेज होलकर कॉलेज में
होलकर कॉलेज टाइम्स कर का एक साप्ताहिक निकलता था। अच्छा। तो उसमें भी मैं लिख देती थी। हम्म, पर शादी होने के बाद क्या हुआ कि वातावरण काफी बदल गया, और फिर बच्चों का करने में इतनी व्यस्त रही। मैंने मन में सोचा कि अगर हमने शादी की है तो बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छे से हमने करना चाहिए। अब थोड़ी देर हमारी लेखनी भी दूर रख दे और हमारा अपने बारे में थिंकिंग भी चुप ही कर दे। अच्छा। सब कुछ बच्चों का देखना है हमको, क्योंकि अब अगली पीढ़ी के लिए हम, माँ नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा, तो माँ को अपने सबका। तो इस तरह से मैंने बच्चों को घर में पढ़ाना चालू कर दिया। मतलब हमने कभी ट्यूशन व्यूशन कुछ नहीं लगाई, बड़े बड़े क्लास तक। बड़ी लड़की तो बीएससी में भी मुझसे हिंदी और इंग्लिश पढ़ती थी। अच्छा। वो साइंस पढ़ती थी, तो साइंस तो मैंने लिया भी नहीं था, और वो साइंस अपने मन से ही पढ़ती थी। मतलब तब स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी कि उनको बाहर का बहुत कम ही लगती थी जरूरत पढ़ाई की। पर फिर भी ट्यूशन के क्लासेस वगैरह निकले हुए थे और काफी कोचिंग चल रहा था। हम तब इंदौर में नहीं थे, हम तब सतना में थे, कभी राजगढ़ में थे। पर ट्यूशन वहां भी थोड़ी बहुत मतलब प्रमाण में चलती थी। पर मैंने कभी किसी बच्चे को बाहर की ट्यूशन नहीं लगवाई। मुझसे जितना बना उतना ज्यादा से ज्यादा मैंने उनको ट्रेन किया। और ये भगवान ने मेरे खुशी दी थी मेरे को उपहार में कि हर बच्चा हमेशा टॉप करता रहा। क्या बात। तो मेरे को भी मेरे पढ़ाने का बहुत मतलब वो लगा कि सार्थक है मेरा पढ़ाना। अगर बच्चे कम पढ़ते तो लगता था कि अपना कुछ खामी रह गई है, इनको क्या बाहर के कोचिंग की जरूरत है क्या, क्योंकि उनके अंदर का जो जज्बा है उसको भी तो मैंने ही बाहर निकालना था। अन्यथा वो कैसे अच्छा कर सकते थे। उनके अंदर अगर कैपेबिलिटी होती भी और उसको निकालने में मैं असमर्थ हो जाती तो कुछ न होता। पर ये सब इसलिए भी हुआ कि भगवान ने उनको भी अच्छा बुद्धि दी थी, और भगवान ने मुझे भी खूब सामर्थ्य दिया कि मैं उस बुद्धि को उसको अच्छे से मतलब आगे ला सकूं और वो पढ़ सके। तो तब तक मैंने संबंध रखा था। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि अब थोड़ा खाली टाइम जाता है। पर तब ऐसा हुआ कि तीनों बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे थे, और साहब प्रोफेसर थे या प्रिंसिपल भी हुए तो भी उनका हमेशा ये था कि अपनी आय के अंदर ही सब करेंगे। ऊपर कभी एक पैसा कमाने की, ट्यूशन करने की उनकी कभी वो नहीं थी मर्जी। अच्छा, उनके ऊपर माँ पिताजी का भी मतलब भार नहीं कहना चाहिए उसको, ड्यूटी कर्तव्य कहना चाहिए, कुछ भी आप कहो उसको, तो वो था। तो जो कमाई तब थी वो काफी कम पड़ती थी। बच्चे तीनों हॉस्टल में थे, माँ पिताजी का घर, अपना घर और 3 बच्चों का मिलके मुझे 5 घर चलाने की जिम्मेदारी थी। अब 5 घर चलाना है तो कुछ कटौती अपने खर्च में तो करना ही पड़ेगी। इसलिए मैंने सिलाई शुरू कर दी। अच्छा। तो मैंने बच्चों के मतलब बच्चों के क्या इनके भी मैंने शर्ट पैंट तक सिले घर में, और बच्चों के तो और छोटे मोटे ड्रेसेस तो मैं सिले और ये भी। अब इसमें भी मेरा काफी टाइम चला जाने लगा, तो मेरे पास फुर्सत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इसके बाद जब बच्चे डिग्रीधारी हो गए और उनको अब मेरे मतलब मार्गदर्शन की तो ठीक है, पर इससे पूरा 24 घंटा उनके पीछे लगने की मेरे को अब कोई जरूरत नहीं थी। अब मेरे पास कुछ टाइम बचने लगा, इस टाइम का सदुपयोग मैं करूं ऐसा मेरे मन में था ही। तभी एक झटका ये लगा कि पति शांत हो गए। उसके कारण मेरे अंदर का जो भाव था उसको व्यक्त करने के लिए मैंने सबसे पहले उन्हीं को आदरांजलि दी, और उसके साथ साथ लिखना जो अपने को अंदर के भाव प्रकट करने के लिए चाहिए। अंदर के भाव प्रकट करने से जो संतुष्टि मिलती है उसके कारण दुख का भाव भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। तो उस हिसाब से मैंने लिखना चालू कर दिया। और फिर फुर्सत तो काफी थी ही, क्योंकि अब इनके लिए मेरी कोई खास ड्यूटी नहीं बची, बच्चों के लिए भी कोई खास ड्यूटी, इसलिए हर साल एक किताब मेरी होती रही। और जितना जितना छपता गया उतना उतना मुझे खुशी भी होती गई, और अंदर से और भी उभरते हुए सारे भाव लिखने को मेरे को समय भी मिल सका। इस हिसाब से मैं फिर से अपने वो लिखने के मूड में आ गई, वो आज तक।
अच्छा, आपके साथ में एक थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहूंगा जी जो जनरली यूथ का, मतलब इवन मेरा भी यूथ का, हाँ मैं क्या बोलूँ, जनरली सबका एक परसेप्शन रहता है हाँ कि अगर हमको हमारी लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ प्रोफेशनली या फिर पर्सनली भी खुद के लिए कुछ करना है, कुछ भी हासिल करना है, सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास अपनी लाइफ के कुछ ही प्रोडक्टिव साल हैं। या तो हम 45 50, ज्यादा से ज्यादा 55 तक कुछ चाहे तो कर सकते हैं। अगर हमको अपने लिए कुछ हासिल करना है, कुछ बड़ा करना है, तो यही यही तक हम कर सकते हैं। हाँ ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, हम सबकी थिंकिंग होती है, जो शायद तक आज आपके एक्सपीरियंस से चेंज हो जानी चाहिए सबकी, मेरी तो हो गई है। तो आपने ये मेन स्ट्रीम जो एक थिंकिंग रहती है, इसको पार करके 70 की एज में तो पैन उठाया। तो आपको इस चीज का एहसास है, और आपको क्या लगता है इस थॉट प्रोसेस के बारे में, जो लगता है मुझे और मेरे जैसे सभी लोगों को कि हमारे पास तो सिर्फ 45 50 साल तक की ही उम्र है जहाँ पे हम कुछ अपने लिए कर सकते हैं या कुछ हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद शायद नहीं कर सकते। वही हमारे प्रोडक्टिव साल है, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी अपनी फैमिली के अलावा आपकी खुद की खुशी के लिए चालू ही आपने 70 की एज से करी। तो आपसे ये सवाल पूछना वो जायज है। 70 के एज का यही हुआ कि ये मेरे ख्याल से 68 थी मेरी उम्र, ओके। तब वो शांत हो गए। तो मुझे तो मतलब किस तरह अब अपना जीवन व्यतीत होगा, ये थोड़ी सी चिंता थी। थोड़ी ये चिंता थी कि अब अगर मेरे पास टाइम बचा है तो मैं इसका करूंगी क्या। तो ये भाव मेरा एकदम प्रकट होने लगा लिखने में। उनके जाने के 10 दिन के अंदर ही मैंने उनको आदरांजलि दी। बहुत मेरे को ऐसा लगा कि कुछ भी करके और अंदर का दुख का भाव तो मुझे निकालना ही है। अब दुख कोई बैठे बैठे तो निकलता नहीं और भी बढ़ता है। तो समय से कम होता सही वो, और समय की अब क्या बात करें, आज भी दुख की वेदना बहुत है। पर हाँ, तब की बात अलग थी, तब बहुत ही ज्यादा था, पूरा दिन वही वही सोचता था। आज मैं और भी कई चीजों को सोचती हूँ। उसका क्या हुआ कि मैंने फिर मन में ये सोचा कि अगर मेरे पास समय है, मैं लिख भी रही हूँ, तो भी मैं अगर किसी की भलाई कर सकूं तो वो भी तो एक अच्छी बात है। तो मैं समाज में क्यों ना इसी काम के लिए निकलूं। तो ऐसे में मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि वो हमारी नंजी की एक स्कूल है जो गरीब बच्चों को लिए, निर्धन बच्चों के लिए समर्पित है वो। तो मैंने उनको पूछा कि क्या मैं आपके स्कूल में मेरी सेवा दे सकती हूँ क्या। बोली सहर्ष दे सकते हैं, आप क्यों नहीं देंगे। तो मैं तब, वो स्कूल देवास में है और इंदौर से अप डाउन करना पड़ता था, पर मैं सुबह 8:30 बजे घर का जो काम में मेरे जिम्मे था उतना करके और मैं चली जाती थी, और हम लोग 4:30 बजे लौटते थे। मुझे तो देवास से घर ही आने का मन नहीं पड़ता था, इतना मुझे पढ़ाने का शौक है कि लगता था कि और भी 3 4 क्लास होंगे तो मैं करे। और वहां मेरा ये कार्यक्रम था कि किसी भी क्लास में कोई सा भी सब्जेक्ट में पढ़ा सकती हूँ, सिविल साइंस के। आप भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, हिंदी, मराठी, कुछ भी हो, मैं सब पढ़ा सकती हूँ। तो वहाँ सुबह हम जाते, तब से कोई भी क्लास में जहाँ भी उनका टीचर एब्सेंट रहता या जो देर से आता, उस क्लास में मैं दाखिल हो जाती थी और उनको पूछती थी कि किस किताब का आपका पढ़ाई चालू है, वो बता दे, उस किताब से मैं अपना आगे अपना काम चालू कर देती थी। वो देवास का कार्यक्रम 12 साल का रहा। इस बीच मेरी शारीरिक अक्षमताएं और भी बढ़ती गई, और उस खुशी के आगे मुझे इनकी तरफ देखने का मन नहीं हुआ। मैं अगर दिन में मैं देवास में जाती हूँ तो मैं आधी रात तक लिखती भी रहती थी, या कि जब नींद खुले तब, अब बाकी लोग सोए हैं घर में, मैं क्या करूंगी। मैं अपना पेन उठाया, कॉपी उठाई और लिखने लगी। ऐसा लिखने का मतलब जुनून जिसको बोलते वो सवार हुआ। इसी के कारण इतनी जल्दी जल्दी किताबें हुई। और 12 साल बाद मेरा सफर करना बिल्कुल बंद हो गया देवास तक, क्योंकि मेरे कमर का दर्द जो है वो एक्यूट हो गया और उसका ऑपरेशन हुआ। अब इतनी देर मुझे बैठने की परमिशन नहीं थी, तो वो मेरा सब छूट गया देवास विवाद। मेरी तब भी ऐसी इच्छा थी कि देवास के बच्चों को मैं यहाँ बुला लूं, तो उनकी बस मतलब यहाँ तक ले आए, मैं पेट्रोल का खर्चा दे दूंगी। पहले भी मैं अपना अकेली का देती थी, अब उसी बस को यहाँ तक आने में मैं दे दूंगी। तो
प्रिंसिपल मैडम ने भी मुझे हाँ कहा कि हाँ आपको मैं बस दे सकती हूँ, अगर आप पेट्रोल डालती है तो ड्राइवर का खर्चा मेरे पास मतलब महीने का रहता ही है, तो कोई उसमें बढ़ोतरी तो होना नहीं है, तो आप जरूर उनको पढ़ाइए। पर हुआ क्या कि आजकल इतना खराब वातावरण हुआ है कि ड्राइवर के साथ बच्चों को भेजने की किसी पालक ने परमिशन ही नहीं दी। मैं तो मेरी इच्छा थी, मेरा घर बड़ा है, मैं सब बच्चों को वहां पढ़ा के बड़े कमरे में, और मैं जरूर पढ़ाऊंगी 2 घंटा 3 घंटा जितनी भी मेरी हिम्मत है, कुछ देर बैठ के कुछ देर लेट के, पर मैं पढ़ाऊंगी, ऐसा मेरा बिल्कुल पक्का इरादा था। पर उससे मेरे इरादे पे पानी फिर गया क्योंकि उन्होंने नहीं बोला। अब क्या करना, तो अब यही होता है कि अगर कोई मेरे पास कुछ पूछने आता है पढ़ाई का भी, तो मैं उसको बता देती हूँ, और नहीं तो मेरा थोड़ा बहुत घर का काम जो बनता था वो अब चला गया, क्योंकि मेरे हाथ सुन्न होने लगे। अब चीजें हाथ से गिरती है तो मैं क्या काम करूंगी, पाँव भी थोड़े थोड़े सुन्न होने लगे, तो चलना फिरना भी बंद हो गया। पर भगवान की दया से दोपहर में 1 या आधा घंटा, दोपहर में जब धूप गिरती है तब मेरी उंगलियां सुन्न होना कम हो गई, तो मैं उस समय लिखती हूँ। थोड़ा थोड़ा पेन हाथ से तब भी गिरता है, पर कोई बात नहीं, उठा लेंगे, करते रहेंगे। और लगता है कि अब यह आखिरी तक यही करना चाहिए, क्योंकि एक ही ये खुशी की बात कहो, कर्तव्य की बात कहो, पास टाइम कहो, सब यही है मेरा। तो मैं भगवान करे इतना मेरे को करने दे। सुबह मैं पूजा कर सकती हूँ, इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है, और दोपहर में मैं कुछ लिख सकती हूँ। अब लिखने का मतलब वो बदल गया है, जिसको कहना चाहिए दिशा। शुरू शुरू में मैं लघु कथाएं खूब लिखती थी, रोज के अपने संदर्भ है, रोज के अपनी राजी खुशी की बातें, कोई दुख की बातें, किसी के बहुत जबरदस्ती वाली बातें है, थोड़े थोड़े हाँ इसमें मैं कहानियां लिखती थी। अब पहले से घर में अध्यात्म का बहुत वातावरण था बचपन से, तो अब मेरा झुकाव, और मैंने फिलोसॉफी भी पढ़ा, तो इसके कारण अब मेरा झुकाव उस तरफ हुआ है। तो मैं अब कहानियां कम लिख रही हूँ, इस मतलब आखिरी किताब में कहानियां कम है, और जीवन दर्शन की वो वस्तु मतलब फिलॉसफी ज्यादा है उसमें। हाँ, जीवन दर्शन का मतलब कई उदाहरण के लिए, जैसे आजकल क्या हुआ है कि बच्चों को घर में लाइट बंद करने की आदत ही नहीं रही। एक कमरे में लाइट छोड़ के दूसरे कमरे में चले जाएंगे, वहां से भी और तीसरे में जाना। अब लाइट के साथ साथ पंखा खुला रहता है, तो इन चीजों का मुझे बहुत है। जब हमारे देश में बिजली की कमी है तो इतनी बिजली व्यर्थ, काम के लिए आप जलाओ कोई बात नहीं, उसको जलाना नहीं कहेंगे। अच्छा, तो उन्होंने सरकार ने गरीबों के लिए एक बत्ती कनेक्शन दिया है। अब उस एक बत्ती का कनेक्शन वो रास्ते पर से बढ़ा के और मजे में खूब उत्सव मनाते रहते हैं। उसका उनको कुछ गम नहीं है, उनको अभिमान है कि हम ये भी काम कर सकते। इन सब चीजों पे मुझे बहुत दुख होता है, तो ये मैं भाव व्यक्त करती हूँ। इसी प्रकार से मतलब अनेक भाव कि जो आजकल की पीढ़ी में मतलब माँ बाप के लिए आदर जो खत्म हो गया है, हर एक का नहीं, हर एक का नहीं, पर मतलब वो ज्यादा है, मेजोरिटी ज्यादा है। तो उसके लिए भी मुझे दुख होता है कि क्यों नहीं समझते कि माँ बाप ने हमारे लिए इतना त्याग किया। कई लोग तो जमीन बेच देते हैं, कई लोग कर्ज लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पढ़ने लिखने के बाद आधे लोग अमेरिका इंग्लैंड में सेटल हो जाते हैं, और आधे जो यहाँ बचे वो उनमें से आधे वृद्धाश्रम में भेज देते माँ बाप को, और अपना मजा करते हैं। मजा हर एक ने करना चाहिए, पर उस मजा के लिए आपको आशीर्वाद भी तो मिलना चाहिए। आपका मजा हमेशा अच्छा नहीं रहेगा अगर माँ बाप कहीं तो भी वृद्धाश्रम में पढ़ के और बात दुख मना रहे कि अरे हमारा बच्चा है तो भी हमको, इसमें आपका आशीर्वाद हमेशा नहीं रहेगा। तो जो आपको लगता है कि हम मजा करेंगे, वो मजा आप नहीं कर पाएंगे। आप मजा तभी कर पाएंगे जब बड़ों का हाथ आपके सिर पे होगा। तो ऐसे वाले भी विचार मैं व्यक्त करती हूँ, जो मुझे दुखी करते हैं। उसी के बीच कुछ सुखी करने वाले भी विचार है। जैसे मैं अपना ही उदाहरण लेती हूँ कि मैं आज 3 साल से बिस्तर पे पड़ी हूँ, और मेरी लड़की जो मेरे साथ रह के सब काम कर सकती थी उत्साह से, वो भी इस समय बीमार है।
पर मेरा बेटा मुंबई में रहता है, काम करता है, वो यहाँ 3-3 महीने आके मेरे पास रहता है और ऑनलाइन काम करता है। और जब उसको विदेशी दौरों पे जाना होता है तो मेरी बहू यहाँ आके आके घर संभालती है। नौकरों को फौज लगाना आसान है, पर नौकरों से आपको आत्मीयता नहीं मिलेगी। उनको देखने के लिए वो भी काम अच्छा कर रहे हैं कि केवल पैसा वसूल करे, ये देखने के लिए जो मेरी बहू यहाँ रहती है। अब इन लोगों के सिर पे मेरा हमेशा आशीर्वाद का हाथ है। तो बताइए वो ऐसे वाले प्रजा से ज्यादा खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये मेरे को बताना है सबको कि ऐसे में वो ज्यादा खुश रहेंगे। उनको हमेशा हमेशा भगवान सुख देगा, क्योंकि मैंने ही उनको शाप या वो देना है, आशीर्वाद देना है। तो माँ शाप तो नहीं दे सकती, देगी तो आशीर्वाद देगी, पर अगर आधे मन से देगी, खुद दुखी होके, तो फिर वो भी उतना सुखी नहीं हो सकेंगे। ऐसे वाले विचार मेरे मन में अब खूब आते हैं समाज में सब देख के। तो मैं ऐसे विचारों को ज्यादा आजकल तवज्जो देती हूँ, बजाय लघुताओं की। तो एक चीज मैं अपनी ऑडियंस के लिए लाना चाहूंगा सामने, जो आपने स्कूल का जिक्र किया था देवास वाली। तो ये मैं ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ कि मैम जिस स्कूल में 12 साल के लिए गई थी देवास में, वो मैम की एक सोशल सर्विस का फॉर्म था। मैम ने उसके लिए कुछ चार्ज भी नहीं किया, और बल्कि आप अपना ट्रांसपोर्ट का भी एक्सपेंस खुद ही बियर करती थी। और आपने वो 12 साल करा, एंड उसके बाद फिजिकल सर्कमस्टेंसेस की वजह से फिर आपका वो छूट गया। मतलब छूट ही गया। तो पढ़ाने की रुचि भी आपको पहले से ही थी, बस उसको प्रोफेशन में करते नहीं आया आपको? मुझे पढ़ाने की ऐसी रुचि थी कि मैं जब खुद पढ़ रही थी तो हम लोग हिंदी के साहित्य रत्न की पढ़ाई कर रहे थे। तब हमारे पास एक लेडी ऐसी थी जो बिल्कुल घरेलू किस्म की थी। तो वो हमको एक हिंदी के अलावा एक दूसरी भाषा पढ़नी पड़ती थी। तो हम लोग तो मराठी भाषी है, तो हमने मराठी ले लिया। अब उनको हिंदी भाषियों के लिए एक और भाषा चाहिए, तो उनको भी मराठी थोड़ी करीब की पड़ती थी भाषा। इंग्लिश ले या तेलुगु ले या संस्कृत ले, तो उसका तो अध्ययन उनके लिए मुश्किल पड़ जाए, तो मराठी। तो वो मेरे को पूछने लगे कि आप मराठी पढ़ा देंगे क्या मुझे। मैं तब ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो मैंने कहा मेरे को घर में पूछना पड़ेगा। तो मैंने अपने पिताजी को पूछा कि एक लेडी है जो मराठी सीखना चाहती है साहित्य रत्न के डिग्री के लिए। तो पिताजी बोले कि पढ़ाना, पर पैसे नहीं लेना। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे को क्या करना है पैसे का, मैं तो घर में रहती हूँ, सब ठीक ठाक है, कई सुविधाएं। तो मैंने उनको बताया कि मैं आपको पढ़ा दूंगी, पर मेरे पिताजी मतलब ट्यूशन फीस लेने को मना कर रहे, क्योंकि उन्होंने भी कितनों को पढ़ा दिया था। उनकी नौकरी कोई प्रोफेसर की या शिक्षक की नहीं थी, पर जिस स्थिति में वो थे उसमें उन्होंने बहुतों को पढ़ा दिया, पर उन्होंने कभी चार्ज नहीं लिया। तो उनका कहना था कि मैं भी कभी चार्ज नहीं लूं। तो मैंने उनको बोला, तो वो बोली ऐसा मैं कैसा कर सकती हूँ। मैंने कहा मैडम पहले आप पढ़ तो लीजिए और आप पास भी हो लीजिए, फिर देखा जाएगा। अभी तो मुझे पढ़ाने का बहुत वो जुनून सवार है, तो आप मुझसे पढ़ लीजिए। तो फिर उनको मैं जिस समय मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती थी तब, या छुट्टी के दिन थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब टाइम मिलता था, तब ऐसा करके उनको पढ़ा दिया। अब हुआ ये कि उनको बहुत अच्छे मार्क मिल गए मराठी में। तो उन्होंने तो यही सोचा कि ये आपके ही कारण मुझे मिले हैं। मुझे कौन आता था मराठी में। तो बोले कि मुझे कुछ लग रहा है कि मैं आपको दूं। मैंने कहा मैं आपसे छोटी हूँ, छोटी बहन समझिए, छोटी बहन से कुछ लेना जरूर देना मतलब लेना कुछ लेन देन का व्यवहार जरूरी भी नहीं। इस पर मेरे पिताजी ने मना भी किया है। तो बोले कोई बात नहीं, हम और हमारे मिस्टर यानी पति, हम आपके पिताजी को मिल जाएंगे। वो आए, हमारे पिताजी हमेशा पूजा का समय उनका रहता था। जब भी कभी उनका ऑफिस न हो या बाहर का काम न होता, वो पूजा में ही रहते थे। तो वो भगवान जी के मंदिर के पास गए, ये दोनों पति पत्नी, और उन्होंने भगवान जी के आगे एक लिफाफा रख दिया और हमारे पिताजी को बोले कि आप ट्यूशन मत समझिए, आप समझिए कि मैंने आपके भगवान को प्रसाद दे दिया है मेरी तरफ से। तो इस तरह से कहने की बात ये कि पढ़ाना तो पढ़ाना ही, पर ट्यूशन फी नहीं लेना, ये भी पहले से हमारे मन में था।
तो बच्चों को तो मैंने पढ़ा दिया, अपने बच्चों को आता इंसान अभी हर एक कोई मतलब पढ़ाता, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। पर बच्चों का पढ़ाना जब बंद हो गया तो मुझे हमेशा लगता था कि अरे मैं फालतू बैठी हूँ, किसी को मैंने पढ़ाना तो चाहिए। तो आस पड़ोस में जो छोटे से बच्चे होते थे उनको ही मैं कभी कभी अपनी खुशी से पढ़ा देती थी, किसी का कहना नहीं था कि पढ़ाओ। तो भी मैं कहती थी कि क्यों आपको ये आता है, तो आओ मैं पढ़ा दूं, तो मैं पढ़ा दे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं बच्चों के घर जाने लगी बुढ़ापे में, उनके बच्चे संभालने के लिए। तो उनके बच्चों को भी मैं पढ़ाने लगी, वो भी फ्री हो गए क्योंकि उनको दिन भर अपनी नौकरी वगैरह घर का काम, तो मैंने उनको भी पढ़ा दिया। और वहां बिल्डिंग में जो नौकर लोग थे उनको बोला कि आपका रात को 10 बजे काम खत्म हो जाता है, तब आप अगर पढ़ना चाहो तो मैं पढ़ाऊंगी, कम से कम आपको आपकी सही तो करना आना चाहिए। पर उन्होंने कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उनको लगा कि हम दिन भर के थके हुए और काय को पढ़ने बैठे। तो मैंने कहा जाने दो, अपनी अपनी इच्छा है। तो उन्होंने तो नहीं पढ़ा, पर बच्चे सब मुझसे पढ़ते थे। अब उसके बाद ये देवास जाने की बात हुई तो मेरा बेटा मेरे को हंसी से कहता था कि आई को तो पढ़ाए बिना चैन नहीं आएगा, अब घर के बच्चों का पढ़ाना खत्म हो गया तो वो देवास चली जाने लगी। मैंने सुन लिया, मैंने कहा ये कोई दूषण नहीं है, ये विशेषण है, तो चलो ठीक है। तो इस तरह से वो पढ़ाने का बना ही रहा आखिर तक। और आज भी लगता है कि कोई आए तो मैं तो पढ़ा दूंगी, पर अब मतलब आसपास ऐसा माहौल ही नहीं है कि हम किसी को पढ़ाएं, तो हम अपना लिखते रहते हैं, बस यही हम करते हैं। चलिए, एक और चीज जो मुझे आपसे पूछनी है कि एक होती है मटेरियलिस्टिक धरोहर, मतलब जमीन, पैसा, गाड़ी और ये सब, और एक होती है संस्कार की धरोहर, सिखावटें, लर्निंग्स, वैल्यू, विजडम। तो आपने अपने तीनों बच्चों को वो कौन से संस्कारों की धरोहर दी है जिनको आपने ऐसा करके बोला है कि इन चीजों का तो हमेशा ध्यान रखना है, ये कभी मत भूलना? वो कौन सी धरोहर है जो आपने अपने बच्चों को? एक तो हमारे दादाजी बहुत पुण्यवान व्यक्ति थे, उनको हमेशा ये रहा कि मैं कितनों की भलाई करूं, यही उनको रहा। ऐसा उनको कभी नहीं रहा कि मैं मेरी कितनी भलाई करूं। भगवान ने मतलब वो राव साहब थे यहाँ उन दिनों में, तो ब्रिटिश रेसिडेंट जो था उसके वो एडवाइजर थे, तो पद तो उनका अच्छा था, काम भी उनको बहुत होता था दिन भर। पर उनको ऐसा लगा कि अगर मैं इस पद पे हूँ तो इस पद से मैं समाज की किस तरह भलाई करूं। तो एक तो उन्होंने गरीबों के लिए अन्न छत्र चालू कर दिया कि जब मेरे पास पैसे भी है और हमारी बहुत बड़ी खेती थी, तो मतलब वो सोचने लगे कि इस खेती का अनाज मैं बेचूंगा नहीं। अच्छा। हाँ, मेरे रिश्तेदारी में मैं सबको अनाज बांट दूंगा, पहले तो एक साल भर का पूरा अनाज दे दिया करूंगा उनको, और फिर मैं अन्न छत्र भी चलाऊंगा ताकि गरीब लोगों को खाना मिलता रहे। तो इंदौर के गरीबों को नहीं, मतलब बाहर गांव से भी कोई आता था और पूछता था इधर उधर कि भाई यहाँ कहाँ रुकना है, तो लोग कहते थे कि रुकने की तो हम नहीं जानते, धर्मशाला में रुको, पर आपके अन्न खाने की व्यवस्था है, छावनी में अन्न छत्र है, वहां आप जाया करो, दोनों टाइम आपको ताजा अन्न मिलेगा। तो इस तरह से एक बात ये। और दूसरा, उनको ये लगता था कि ब्रिटिश शासन था तो हमारे यहाँ गरीबों को पूछता कौन है। तो अगर उनकी कोई कोर्ट का काम हो, उनका कोई म्यूनिसिपालिटी में काम हो या कहीं हो किसी भी ऑफिस में, तो वहां से दुत्कार के उनको भगा देते थे। तो अपने ही समाज का ये दुत्कार उनको सहन नहीं होता था, इसलिए उन्होंने रात को 9 बजे जब उनकी पूजा पाठ खत्म हो जाता था, खाना भी हो जाता था, तब से मतलब दरबार जैसे आजकल लोग लगाते उस तरह से शुरू कर दिया था कि जिसका भी काम सरकारी मतलब ऑफिस में वगैरह अटका हो, वो यहाँ आके मेरी सलाह ले ले। तो फिर लोग आने लगे। रात को 11 बजे तक हमारे दादाजी के यहाँ लाइन लगी रहती थी, और जो भी उनके पास आता था कि ये काम अटका है, वो काम अटका है, तो जो काम उनके तरफ से हो जाता था वो अपने आप ही कर देते थे। और जो काम दूसरे ऑफिसेस में रहता था वहां वो खुद जाके और उस अर्जी को या जो भी मतलब उनका कागज हो वो बताते थे कि भाई इनका काम करना है, ये ऐसा ऐसा, ये क्यों अटका है। फिर अगर कोई बोले कि इसमें 1-2 कागजों की और जरूरत है,
तो दूसरे दिन उस आदमी को बता देते थे कि 1-2 इसमें जोड़ दो, इनकी जरूरत है। और अगर जबरदस्ती, जिसको लाल फीताशाही कहते हैं, उसमें अगर कागज अटका है तो हमारे तो दादाजी उसका पूरा अध्ययन किया ही हुआ रहता था, तो वो चिट्ठी उस ऑफिस में निकाल के ही उस गरीब को सौंप देते थे। इसमें उन्होंने अपनी भलाई समझी। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो पूरा मतलब पूरी जिंदगी जो इस तरह के एक अन्न छत्र गरीबों को मुंह पे खिलाना, और दूसरी ये सेवा दरिद्र नारायण की, कि जिसका काम अटकाओ में कर को, वो भगवान ने इतना मतलब उनके खाते में पुण्य जमा किया कि वो ये जान सके कि अब मेरी मृत्यु आ गई है। तो मृत्यु के समय उनका पूजा खत्म करके और वो दर्द इसमें फर्श पे दक्षिण की तरफ पाँव करके लेट गए और बोले कि मैं अब जा रहा हूँ। और मेरे पिताजी का नाम गोविंद था, तो पिताजी की बदली हो गई थी दूसरी जगह, तो उसका भी उनको बहुत दुख होता कि अभी वो चला गया जब मेरे, तो गोविंद 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 कहते कहते हम लोग चले, अब हम चले, अब ऐसा कहते कहते उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो हम सब लोगों को ये बचपन के देखी हुई सारी बातें इतनी याद है कि हमेशा ऐसा ही लगता है कि औरों के सुख दुख में अपना सुख दुख बहुत ज्यादा छुपा है। और अगर भगवान ने अपने को ज्यादा दिया है, हमारी रोज की जरूरत से ज्यादा दिया है, तो हमको जिसको जरूरत है उसको देना ही चाहिए। मैंने अपने लिए भी ये आदर्श रखा और बच्चों को भी यही सिखाया। और हर बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि अगर तुमने यही ध्यान रखा कि मेरी भलाई हो, तो कुछ दिन में भगवान पीठ फेर देगा कि करते रहो अपनी भलाई। जब आप ये सोचोगे कि मेरे साथ साथ औरों की भी भलाई हो, मैं कुछ दे सकूं समाज को, तभी आपकी भलाई होगी। तो आपको इसी मार्ग को अपनाना चाहिए। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे तीनों बच्चों को ऐसा लगता है, और वो जिसको देखते हैं कि परेशान है उसको मदद कर देते हैं। और ये जो बचपन से चल रहा है, अभी तक मुझ में चल रहा है, इसके बाद भगवान बच्चों में चलाए जरूर। मैंने उनको सिखा दिया है, आगे भगवान ने ही संभालना चाहिए सब। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे जाने के बाद भी बच्चे लोग इसी को आधार बनाते रहे अपने जीवन का। इसमें मेरी बहुत बड़ी खुशी है। ओके, अब एक लास्ट सवाल आपकी तरफ से, जो यूथ है, आपके भी नाती है, आपके भी पोता पोती है, उनके लिए और मेरे लिए, हम जैसे सभी यूथ के लिए, क्योंकि हम में और आप में जनरेशन गैप बहुत है और आपने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं, वो सारे आपकी किताबों में भी झलकते हैं। उन सब के बेसिस पे यूथ को फ्यूचर के लिए अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज हो, कोई सीख हो, तो वो कौन सी देंगे आप? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जितने कम में हम रह सके उतने कम में हम रहे। आपके खेलने कूदने के, उड़ने पहनने के दिन है, ये मुझे बिल्कुल मंजूर है, पर आपके पास मतलब आजकल इतने ज्यादा पे स्केल है कि उसके बावजूद आपके पास पैसा रहता है, तो उस पैसे का केवल उड़ा देने में, देखो बाजार में रोज इतने साधन निकलते हैं कि आप कितने भी आपके घर में लेंगे तो वो कमाई है। कल के आपको आज आपके पास साइकिल है, कल आपको टू व्हीलर है, परसों आपको 4 व्हीलर है, उसके बाद आपके पास और भी कुछ अगर बचा है तो वो बाजार में उपलब्ध है। और भगवान ने आपको इतना काबिल बनाया है कि आप उसको भी, पर इतना सारा घर में आप सामान भर भर के करेंगे क्या? आपको मन की तृप्ति नहीं रहेगी। आप अपने अंदर ही अंदर मन को पूछिए कि आज मेरे पास इतना हो गया, अब तो आपको लगेगा एक बाजार में और एक नई चीज तो कहाँ आपके पास है, वो भी ले लो। उसको लेने के बाद आप क्या करेंगे? मतलब आप क्या अपने बुढ़ापा आने तक चीजें ही इकट्ठी करते रहेंगे? अच्छा, चीजों का भी है, आज ये फैशन है तो कल वो फैशन है, तो आपकी इकट्ठी की हुई चीजें आपके आगे के जनरेशन को चाहिए ही नहीं। इससे कुछ अच्छा ये है, थोड़ा पार्ट आप कुछ भी, मतलब मैं तो कहती हूँ 10 में से 1 भाग कम से कम आप जिसको जरूरत है उसको अगर देंगे तो उसके मुख पर जो संतोष की हंसी आएगी, उससे आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। वो दातृत्व भाव आप
एक बार अनुभव करके देखो, तो उससे आपको जो अंतःकरण में खुशी होगी, आपको रात को सोते समय जो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा काम मुझसे हो गया, वो खुशी आप लेके देखो कभी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये मेरी खुद की अनुभव की चीज है, मेरे पिताजी के अनुभव की है, मेरे दादाजी के अनुभव की चीज है, मेरे माँ के अनुभव की चीज है। तो इतने सब तो लोग वैसे नहीं हो सकते ना कि व्यर्थ बोल रहे हैं। एक आदमी व्यर्थ बोल सकता है, पर अगर, और मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसा करो ही करो, आप करके देखो, आपको अच्छा जचे तो आप करो, नहीं लगे तो छोड़ दो। पर मुझे लगता है कि अगर आपके पास बहुत कुछ है और आपके भाई के पास बहुत कुछ कम है, तब उसको अलग रख के और उसके दुख दर्द के तरफ मैं देखूं ही नहीं, ताकि मेरे को दिखेगा नहीं, ऐसा वाला आपका नजरिया मत रखो। आप ऐसा रखो कि मेरे भाई को मेरे लेवल पे मैं ला सकूं या न ला सकूं, उसको कुछ तो मैं हेल्प करूं। उसके बच्चे पढ़ने में अगर अच्छे होशियार है और केवल गरीबी के कारण उनको नौकरी में जुट जाना पड़ता हो, तो वो आपके लिए भी कोई खुशी की बात नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो उनको भी थोड़ी मदद करने का सोचो। आपके पास ज्यादा है तो आपको ही अगर सिर्फ जरूरत पूरता मिलता है तो मेरा कुछ नहीं कहना, फिर उसमें से 2 पैसे भी आप किसी जरूरतमंद को दो तो वो बहुत ही है। पर अगर आपकी जरूरतों को पूरा करके भी आपके पास बहुत कुछ बचता है, तो मुझे ये कल को चाहिए, ऐसा मन में न सोचो। आप अगर देने लगे तो भगवान आपकी पीठ के पीछे खड़ा है, वो बहुत भर देगा, आपका घर बहुत भरेगा। और जब तक आप सिर्फ अपना घर भरते रहोगे, वो नहीं आपको मदद करेगा, वो सोचेगा कि इनको तो अपनी अपनी पड़ी है, इन दरिद्री लोगों के ऊपर उठाने को कौन सोचेगा। अगर समाज का अच्छा वाला तबका ये नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। और हर एक को राष्ट्र की सेवा करना है। आप हर एक कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते, हर लड़की कोई इंदिरा गांधी नहीं बन सकती, पर आप जिस सीढ़ी पे खड़े हैं उस सीढ़ी पे भी अगर आप दिल लगा के हर काम करोगे अपना, ये सारा भ्रष्टाचार जितना चल रहा है अगर आप सब बंद करोगे, तो अपने राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा होगी और आपका नाम भी भगवान के लिस्ट में होगा, जनता के लिस्ट में हो या नहीं हो, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, काफी अच्छा मैसेज है ये। और इसी के साथ हम आज के अपने इस कॉन्वर्जेशन को, इस पॉडकास्ट को विराम लगाते हैं। जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और सीखने को तो बहुत ही कुछ मिला। जी, आपकी किताबों की जर्नी के बारे में हो, आपका स्कूल की तरफ जो इंक्लिनेशन है, जो पढ़ाने की तरफ झुकाव है और जो आपने उसके लिए किया उसको हो, या आपकी लाइफ फिलॉसफी को लेके हो, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं बहुत तृप्त हूँ इन Thank सब you. चीजों से, और मेरी तृप्ति का भी अनुभव कोई ले ऐसा मुझे जरूर लगता है। थैंक यू मैम, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और ये शेयर करने के लिए। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। लतिका मैम के साथ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके काफ़ी मज़ा आया, इतना कुछ सीखने को मिला, इतना इंस्पिरेशन मिला उनसे, उनकी स्टोरी से, उनकी थॉट प्रोसेस से। दोज वर रियली कमेंडेबल। कमेंट करके बताइए व्हाट इंस्पायर्ड यू एंड विच पार्ट एडेड अ वैल्यू इन योर लाइफ। And if you haven't subscribed to our channel yet, then subscribe to it, as we will be bringing a new podcast every Monday. Stay tuned. See you on the next Monday.